आज से 10 साल पहले मैं अपनी मामा के यहाँ गया। वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो 2 साल से अकाल पड़ा है और पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। मामा मामी से मिलने के बाद मेरे मामा का लड़का और मैं पानी लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में पैदल चलते हुए हम थक गए थे और एक जगह बैठ गए। जब उसने एक किस्सा सुनाया कि पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफी बीमार था, इसीलिए वो पानी मांगने हमारे गांव में आई, लेकिन उसको किसी ने पानी नहीं दिया। जब वो वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे ठाकुर के घर पर पानी दिखा, तो उसने बिना पूछे वहाँ पानी पीने की कोशिश की। जब उसे ठाकुर ने देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और कुदाली लेकर उस औरत की तरफ आगे बढ़ा। उस औरत ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गई। ठाकुर ने बिना आव ताव देखे कुदाली से उस औरत की हत्या कर दी। उसके एक दिन बाद उस बच्चे की भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद ये खबर आई कि उसी कुदाली से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके पूरे परिवार को किसी अनजानी ताकत ने मौत के घाट उतार दिया। ये किस्सा सुनने के बाद हम दोनों पानी लेकर वापस गांव की तरफ लौटने लगे। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। अचानक हमारे सामने एक बच्चा आया और पानी मांगने लगा, लेकिन इतनी दूर से पानी लाने के कारण हमने उसे मना कर दिया। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। उधर पेड़ के नीचे पलंग लगाकर मैं सो गया। अचानक रात को वही बच्चा मेरे सामने आया और पानी मांगने लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और गुस्से में उसे कह दिया, जा यहाँ से, कोई पानी नहीं है। और मेरे सामने वो औरत मुझे खड़ी दिखाई दी। अचानक मैं उठ गया और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने सोचा हो सकता है कि वो बात मेरे दिमाग में कुछ ज्यादा ही बैठ गई हो और इसीलिए मुझे वो बच्चा और औरत दिखाई दे रही है। हो सकता है ये मेरा वहम हो या मुझे कोई सपना आया होगा। फिर रात को 2 बजे के आसपास मेरी दोबारा आँख खुली। मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। मैंने सोचा कि मामी होगी। फिर मैं वापस आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अचानक फिर से मुझे पानी शब्द सुनाई दिया। अब मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, कौन है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। इतना कहते ही मेरे पीछे मुझे किसी के होने का अनुभव हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत कुदाली लेकर खड़ी थी। मैं डर के मारे बहुत जोर से भागा और रास्ते में एक पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उस रात हल्के हल्के बादल थे और अचानक कुछ पानी की बूंदें उस औरत के ऊपर पड़ी और वो औरत वहाँ से गायब हो गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए भगवान का धन्यवाद करने लगा। अगले दिन ही सुबह जल्दी 5 बजे मैंने अपने घर जाने की ठान ली। मैं अपने मामा मामी को बिना बताए ही निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने देखा कि एक बच्चा वहाँ बैठा रो रहा था। मैं घबरा गया, लेकिन तभी वो औरत भी पास आई और मुझसे पानी मांगने लगी। मैं अपने साथ एक पानी की बोतल भर कर लाया था। मैंने वो बोतल वहीं रख दी। उस औरत और बच्चे ने पानी पी लिया और उसके बाद अचानक ट्रेन आ गई। मैं फटाफट भागकर ट्रेन में पहुंच गया और अपने घर पहुंच गया। लेकिन ट्रेन का वो पूरा सफर जब तक मेरा घर नहीं आ गया, मैंने किस खौफ में बिताया है, किस घबराहट में, किस डर में बिताया है, ये तो सिर्फ मेरी आत्मा ही जानती है। उसके बाद से कई दिनों तक मुझे उस औरत और बच्चे के सपने आते रहे और उस दिन से लेकर आज तक मैं हमेशा अपने पास पानी रख कर सोता हूँ। सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। ये घटना तब की है जब शेषा कॉलेज में एमएससी की पढ़ाई कर रही थी। वो उस समय वहाँ के गर्ल्स हॉस्टल में ही रहा करती थी। परीक्षा से पहले शेषा और उसकी कुछ सहेलियां लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते हुए रात के 12:30 बज चुके थे। उस लाइब्रेरी में वो केवल 6 लड़कियां ही थी। लाइब्रेरी में सन्नाटा छाया हुआ था। सारा हॉस्टल एकदम शांत था। तभी उनमें से शेषा ने कहा, बस यार, पढ़ पढ़ के बोर हो गए हैं, क्यों ना कोई खेल खेले, जिससे दिमाग भी फ्रेश हो जाएगा और नींद भी नहीं आएगी। तभी शेषा ने आगे कहा, चलो हम सब किसी आत्मा से बात करते हैं।
ये सब कहकर शेषा अपने कमरे में गई और ओइजा बोर्ड लेकर आई, जिस पर A to Z तक अल्फाबेट, 0 से 9 तक नंबर और किनारों पर यस और नो लिखा था। शेषा ने बोर्ड के चारों किनारों पर 4 मोमबत्तियां जलाई और फिर लाइब्रेरी की सारी लाइट्स बंद कर दी। फिर उसने सिक्का बोर्ड के बीच में रख दिया। उनमें से 2 लड़कियां तो डर के मारे अपने अपने कमरे में चली गई और बाकी चारों ने उस सिक्के पर एक एक उंगली रख दी। फिर शेषा ने कहा, कोई डरना मत और यहाँ से उठना मत, वरना आत्मा नाराज हो जाएगी। अब शेषा बोलने लगी, अगर यहाँ पर कोई आत्मा है तो प्लीज हमसे बात करिए। लाइब्रेरी में अजीब सा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। अचानक लाइब्रेरी में कहीं से कुछ आवाजें आने लगी। उन्होंने सोचा शायद कोई किताब गिरी होगी। उसी समय सिक्का हिला और एक लड़की ने पूछा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है? तभी छत पर लगा बंद पंखा जोर जोर से हिलने लगा। सभी लड़कियां डर गईं, लेकिन शेषा ने कहा, कोई भी लड़की अकेली मत भागना, ऐसा करने से आत्मा उसे नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद शेषा ने ऊपर देखते हुए कहा कि अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमसे बात करे। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और लाइब्रेरी से कदमों की ठक ठक की आवाज आने लगी। सभी लड़कियां डर के मारे भाग गई, लेकिन एक लड़की पीछे रह गई और उससे दरवाजा नहीं खुल रहा था। अचानक उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें पीछे की तरफ खींच रहा है। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर हॉस्टल की सारी लड़कियां जाग गई और उठकर लाइब्रेरी की तरफ दौड़ी। हॉस्टल वार्डन और सभी लड़कियों ने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर उस लड़की की लाश पड़ी थी। इस घटना के बाद शेषा पागल हो गई और उन बाकी 2 लड़कियों की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और उसके बाद उस लाइब्रेरी और हॉस्टल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। अमन के लिए मारपीट करना और अपनी दादागिरी से दूसरे लड़कों को धमकाना, यही उसका शौक था। एक बार वो किसी के बुलाने पर किसी गैंग के लड़के की मरम्मत करने, उसकी पिटाई करने के लिए वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पर वही दूसरे लड़के उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब अमन के मुंह से खून और सिर से खून बह रहा था। वो ऐसी जगह पर घायल पड़ा था जहाँ हाईवे का जंगल पड़ता है और वहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकलने पर ही आवाज होती है, बाकी सुनसान ही रहता है। किस्मत से वहाँ एक चरवाहा गुजर रहा था। उसने उसे वहाँ करहारते हुए सुन लिया। वो चरवाहा तुरंत उसकी सहायता के लिए गया, उसे अस्पताल पहुँचाया। उसका बहुत खून बह गया था। बदकिस्मती से उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था। उस ब्लड ग्रुप का खून डॉक्टरों के पास उस वक्त उपलब्ध नहीं था। जैसे तैसे डॉक्टरों ने उसकी स्थिति को स्थायी रखने की बहुत कोशिशें की, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद अमन मरने से तो बच गया, पर कोमा में चला गया। उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसके घर में एक छोटी बहन और पिता थे। कुछ दिनों बाद अमन मर गया। मारने वाले का पता नहीं होने के कारण अज्ञात व्यक्ति के नाम ही पुलिस में रिपोर्ट की जा सकी, जिसका कभी कोई परिणाम सामने नहीं आया। लेकिन उसके पिता ने भी उस व्यक्ति का पता लगाने की ठान ली थी। दरअसल अमन के पिता ने अपने गुरु से कुछ मंत्रों की साधनाएं सिद्ध कर रखी थी, पर गुरु के आदेशानुसार वो इसका उपयोग गुप्त रूप से दूसरों की भलाई में ही कर सकते थे। और इस चीज का पता ना तो उसकी पत्नी को था, जो कि अब मर चुकी थी, और ना ही उसके बेटे और बेटी को था। इन मंत्रों में इतनी ताकत थी कि जितने विश्वास और एकाग्रता से इसका उपयोग किया जाएगा, उतनी ही दूरी तक इसके घातक परिणाम देखने को मिल जाते थे। ये मंत्र सही इस्तेमाल करने पर 100 योजन दूर तक भी काम करते थे। यहाँ पर 1 योजन दूरी से मतलब है करीब 13 से 16 किलोमीटर के बीच की दूरी। लेकिन गुरु के आदेशानुसार अमन के पिता ने उन शक्तियों को कभी जग जाहिर नहीं होने दिया और चुपचाप दूसरों की समस्याएं सुनकर जब भी उनको मौका मिलता एकांत में बैठकर इन मंत्रों की सहायता से अमन के पिता उन लोगों के दुख दूर करने की कोशिश करते थे। लेकिन अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद अमन के पिता इतने ज्यादा आहत हुए कि उन्होंने उस व्यक्ति को अपनी शक्ति से बर्बाद करने की ठान ली। उन्होंने संस्कृत में एक कागज की छोटी पर्ची पर एक मंत्र लिखा
और मोमबत्ती की लौ पर 21 बार घुमाते हुए उस मंत्र को पढ़ते रहे और फिर उसे हल्के रूप में जलाकर उसकी राख को दोनों हाथों से मल दिया। फिर अपनी हथेली पर देखा तो उस व्यक्ति का नाम विजय उन्हें पता चला, जिसने उनके बेटे की हत्या की थी। अपने बेटे के कातिल विजय का पता चलने के बाद अब वो अपने गुरु से ये सब कार्य करने की इजाजत मांगने लगे, परंतु गुरु ने इस कार्य की स्वीकृति उन्हें नहीं दी। लेकिन अमन के पिता ने अपने गुरु की निस्वार्थ सेवा की थी। उनके इकलौते पुत्र के अलावा अब उस जीवन में कुछ भी नहीं बचा था और वो उसे बस दंड देना चाहते थे। उन्होंने अपने गुरु से सेवा के बदले कभी कुछ नहीं मांगा था, बस यही एक इच्छा उन्होंने जाहिर की। तब कहीं जाकर उनके गुरु ने इस कार्य की स्वीकृति उन्हें दी, परंतु उनके गुरु ने ये भी साथ में कहा कि ये शक्तियाँ मानव कल्याण के लिए है और दुरुपयोग होने पर तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर तुम इसका प्रयोग करोगे अगर वो इस दुनिया में ही नहीं है तो यही मंत्र तुम्हारे पास ही लौट कर वापिस आ जाएगा और फिर तुम्हारी मृत्यु को मैं तो क्या कोई भी नहीं टाल पाएगा। अमन के पिता ने गुरु की बात सहर्ष स्वीकार कर ली और अपने मंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही उस लड़के यानी कि विजय के मुंह से खून निकलने लग गया, मुंह से झाग आने लग गए और वो इधर उधर पलटी खाने लग गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। बड़ी मुश्किल से उसकी स्थिति पर डॉक्टरों ने काबू पाया, लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। इस मंत्र को 7 दिनों तक करना होता था। जैसे जैसे मंत्र के दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे विजय काल के मुंह में जाता रहता है और उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती ही चली जाती है और अब वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। कभी वो दूसरों को मारने के लिए दौड़ता तो कभी दीवारों से अपना सिर टकराता और आखिर में मंत्र का 7वां दिन समाप्त होने को आया। तब करीब शाम के समय की बात है, जब इसी तरह विजय पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और अपनी माँ की तरफ आगे ही बढ़ रहा था, तभी वो अचानक से ही अपने आप ही जमीन से 3 इंच ऊपर उठा और दाएं से बाएं तरफ 3 बार गोल घूमा और उसकी गर्दन झटके से बाईं तरफ मुड़ गई। ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन किसी ने चटका दी हो। ये बात सुनकर लोगों का ऐसा मानना था कि किसी ने इसके ऊपर मारण, उच्चाटन या काला जादू का प्रयोग किया है, जिससे उसकी ये स्थिति हो गई है। विजय के साथियों को इस बात का पता था कि विजय ने ही अमन को मारा था, इसीलिए वो लोग भी चुप रहे, क्योंकि उन्हें ये डर सताने लग गया था कि कहीं उनका भी नाम सामने आ गया तो उनकी भी यही हालत ना हो जाए। और अब विजय की मौत के साथ अमन के पिता का बदला भी पूरा हो चुका था। सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। 900 साल पुराना एक ऐसा मंदिर जहां रात ढलते ही हर इंसान बन जाता है पत्थर। इस मंदिर के बारे में ऐसा माना जाता है कि शाम ढलते ही इस मंदिर के लोग आसपास भी नहीं भटकते, क्योंकि स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि रात ढलते ही जो भी इंसान यहाँ रुक जाता है वो पत्थर की मूर्त में तब्दील हो जाता है। किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के हातमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये मंदिर इतना सुंदर बना है कि इतिहासकार इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, लेकिन 900 सालों से वीरान इस मंदिर की तरफ अभी तक इतने लोगों का ध्यान नहीं गया है, जिसके कारण ये मंदिर गुमनामियों के अंधकार में छुपा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार आज से 900 साल पहले किराड़ू में परमार वंश का राज था। उस समय एक दिन एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए। यहाँ पर कुछ दिन रहने के बाद उन्होंने आगे और घूमने का निश्चय किया। एक दिन वो बिना शिष्यों को बताए एक रात यहाँ से निकल पड़े। उनके जाने के कुछ दिनों बाद वो सारे शिष्य बीमारी से ग्रसित हो गए। गांव के किसी भी इंसान ने उनकी मदद नहीं की, केवल एक कुम्हारिन ने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। साधु घूमते घामते फिर से उसी जगह पर वापस पहुँचे तो उन्होंने अपने शिष्यों की कमजोर हालत को देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान के लिए दया ही नहीं, वहां मानव जाति का विनाश हो जाना चाहिए। और ये कहकर उन्होंने पूरे गांव वालों को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूता रखा और शाम ढलने से पहले बिना पीछे मुड़े गांव से चले जाने के लिए कहा, लेकिन उस महिला ने जाते जाते गलती से पीछे देख लिया और वो भी पत्थर की मूर्ति बन गई। नजदीक के गांव में आज भी उस कुम्हारिन की मूर्ति मौजूद है।
इस श्राप की वजह से सूर्यास्त के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता और जो भी रुकता है वो पत्थर बन जाता है। इन बातों में आप कितना विश्वास करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन प्राचीन समय में रहस्यमय साधुओं द्वारा दिए गए श्रापों से भगवान भी अछूते नहीं रहे तो इंसान की क्या मजाल है। लेकिन आज ऐसे साधुओं का अस्तित्व ना के बराबर है। बच गए हैं तो बस ये खंडर जो उनकी कहानियां बयान करते हैं। सुनते हैं अगली कहानी। नदी के पार वो जिसकी डरावनी हंसी से आज भी रूह कांप जाती है। मेरा नाम मोहन है और मेरा घर पंजाब के एक छोटे से गांव में था। मैं और मेरे दोस्त रात को खाना खाकर गांव की गलियों में खेलते थे। एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने भी देखा उनमें से कुछ तो मर गए और बचे हुए उसके भयानक रूप के बारे में किसी को बता ही नहीं पाए। गांव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने से भी डरते हैं और वो उसे वो कहकर पुकारते हैं। खैर उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने के लिए कहा। कुछ लोग तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त उस नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई भी नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से आम के पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते हैं लेकिन उनके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। तभी मेरे दोस्त कुलदीप ने उसे आम समझकर खा लिया और कड़वा होने की वजह से उसी पौधे पर थूक दिया। तभी अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई पर वहाँ कोई नहीं था। हम डर कर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। कुलदीप और सूरज का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी कुलदीप के पापा उसे सामने खड़े मिले और कहने लगे, बेटा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अब वो तीनों साथ में चलने लगे। सूरज के घर के पास एक बाबा की दरगाह थी। तभी कुलदीप के पापा ने वहाँ पहुँचने से पहले ही कुलदीप से कहा, बेटा आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। कुलदीप कहने लगा, चलो ना पापा इसी रास्ते से चलते हैं। सूरज को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पर माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में उसे ना बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। सूरज अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर गया। कुलदीप अपने पापा से हाथ छुड़ाकर सूरज को उठाकर उसके घर पर ले गया और उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। जब वो दोनों सूरज के घर पर पहुँचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि सूरज और कुलदीप दोनों के पापा वहाँ बैठे थे और आपस में बातें कर रहे थे। कुलदीप को देखकर उसके पापा ने कहा, कहाँ खेलने गए थे बेटा, इतना टाइम हो गया। कुलदीप घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया और अचानक एक डरावनी सी हंसी की आवाज उसे सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक हम उस नदी के पास दोबारा कभी नहीं गए। सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। पीछे मत मुड़ना वरना तुम्हारी मौत तय है। एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र किशन के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा, थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया। लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आई तो उसने सोचा कि रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये खेत तो प्रताप काका का है जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर चुके हैं। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना होता। कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पांवों को नहीं देखना। कोई कितना भी बोले पर नहीं सुनना। ये सब बातें उसके दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई और वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब कुछ क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज और तेज होती चली जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था।
डरते हुए उसने आवाज लगाई, ये बच्चा किसका है? लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया तो उसने देखा कि वो बच्चा झूले में था और जोर जोर से रो रहा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वहां से भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और वो ये देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर उस बच्चे को गोद से नीचे गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से नीचे गिरा तो उस बच्चे की आवाज एक बड़े आदमी की तरह आने लगी और वो जोर जोर से हंसकर कहने लगा, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा पाता और तेरी मौत तो होकर ही रहती। ये कहते ही वो बच्चा अचानक गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते अपने घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। उसके बाद कई दिनों तक उसे वो बच्चा और वो भयानक आवाज अपने सपनों में सुनाई देती रही। सुनते हैं अगली भूतिया कहानी। मेरा नाम सोहेब है। मेरी शादी होकर कुछ दिन हो गए थे तो हमें बड़े घर की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब मेरे छोटे भाई की भी शादी होने वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला, उसने एक घर बताया। वो घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही था। मुझे वो घर बहुत पसंद आ गया और मैंने जल्दीबाजी में एडवांस भी दे दिया और हम सब लोग उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से एक औरत का साया गुजरा। उसने सोचा कि अम्मी होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद अम्मी का फोन आया तो उसने सोचा कि अम्मी अभी मेरे सामने ही छत पर गई है, हो सकता है उन्हें छत पर कोई काम हो इसीलिए फोन किया होगा। वो बिना फोन उठाए ही सीधा छत पर चली गई और चेक करने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आई और उसने अम्मी को दोबारा फोन लगाया कि आप तो ऊपर छत पर गए थे ना, अब कहाँ चले गए? फिर अम्मी ने कहा, मैं तो सुबह ही तुम्हें बिना बताए बाजार निकल गई थी। ये सब सुनकर मेरी पत्नी सख्ते में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब मैं घर आया तो उसने मुझे सारी बात बताई। मैंने कहा, ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। दूसरे दिन मेरी अम्मी रसोई में सफाई कर रही थी तो पीछे से किसी ने अम्मी के बालों को जोर से खींचा। जब अम्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अम्मी भी बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी वाइफ को कॉल आया कि उनके पिताजी की तबीयत खराब है। मेरा जाना नहीं हो सका तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन पर छोड़ दिया और वापस आ गया। रात को जब अपने बेडरूम में मैं सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मैंने देखा कि एक औरत का साया मेरे कमरे में इधर से उधर घूम रहा था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। मैं उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उठ नहीं पाया। ऐसा लगा जैसे कोई अनजान शक्ति मुझे उठने से रोक रही है। काफी देर तक प्रयास करने के बाद आखिरकार मैं उठ गया और तब मैं ये बात समझ गया कि ये सब कोई वहम नहीं था, जरूर इस घर में कुछ तो है। और तभी ये घर हमें इतने सस्ते में और इतने आराम से मिल गया। उसके बाद अगले ही दिन हमने उस घर को खाली कर दिया और नए घर में शिफ्ट हो गए। जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ उस घर की मैंने अच्छे से जांच पड़ताल की और जब सब कुछ सही लगा उसके बाद हम उस घर में रहने लगे। कुछ घरों की अपनी ही एक अनसुलझी, एक अनकही दास्तान होती है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और इससे पहले कि हमें देर हो जाए वहाँ से निकल जाना ही बेहतर होता है, वरना हम भी उस अनसुलझी दास्तान का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। इन सारी कहानियों में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही और भी भूतिया, रहस्यमयी और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।